Success Mantra. We shape future. Good morning everyone. My name is Abhay Singh and I welcome you all in today's video analysis of The Hindu. So today's 20th of May 2024 and we will begin today's Hindu analysis with one important headline, or I should say very important headline for the day. The important headline is that the president of Iran, Raisi, is missing after a helicopter accident. So there is an helicopter crash in the Iran, and in that particular crash the president of Iran is missing after that helicopter crash. So this is yesterday's news, and today there is a latest development in this particular news that जो ये ईरान के प्रेसिडेंट जो अभी तक मिसिंग थे, इब्राहिम राइसी, उनकी अब कंफर्म डेथ हो चुकी है. आज उनकी डेथ को सुबह सुबह कंफर्म किया गया है. दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से अगर हम इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अगर हम देखते हैं तो ईरान एक बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा था पिछले कुछ टाइम से. सो इस वजह से इस पर्टिकुलर न्यूज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बस इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है. इब्राहिम राइसी. इब्राहिम राइसी इनकी जो है अब डेथ हो चुकी है. ठीक है, अब आज के लिए हम लोग दूसरी न्यूज़ पे आते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे. आज टुडेज फिफ्थ फेज इलेक्शन, आज इलेक्शन का फिफ्थ फेज है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं. इसमें हम कुछ भी डिस्कस करने वाला एज सच नहीं है कि जिसको हम बैठ के डिस्कस करें. आज फिफ्थ फेज इलेक्शंस का इसमें क्या ही डिस्कस करना है. ठीक है, अब बट हम लोग सारी की सारी, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सारी की सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, और पॉलिटिकल न्यूज़ को डिस्कस करने का एज सच अभी कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि इसमें सारा डेवलपमेंट डे बाय डे होता ही जा रहा है. और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या किसी भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो इन सारी न्यूज़ का अभी हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है. तो हम अभी सिर्फ उन न्यूज़ आइटम्स पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जिनकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो अभी के लिए हम इन सारे टॉपिक्स को स्किप करते हुए चलेंगे, और जैसे हमें लगेगा कि हाँ ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करने वाला है, विल स्टॉप. नाउ दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे थे ना अभी, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो हम लोग रुक जाएंगे. एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट? 3-day एलिफेंट सेंसस इन सदर्न स्टेट्स फ्रॉम May 23. So there will be an elephant census in the southern states of India, and this particular census will begin from May 23rd. Now, a synchronized elephant population estimation will be held across South India for 3 days from May 23. अब ये जो एलिफेंट सेंसस होने वाला है 23rd मई से स्टार्ट होगा, और ये सदर्न स्टेट्स में होगा, और ये 3 दिन के लिए होगा. 23rd में से 3 डेज के लिए होगा. तो 23rd, 24th एंड 25th ऑफ May दिस पर्टिकुलर एलिफेंट सेंसस विल टेक प्लेस. नाउ मूविंग ऑन. अब इसमें और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है? नाउ द फील्ड असेसमेंट फॉर्म्स अ की एस्पेक्ट ऑफ द रेजोल्यूशन put forth by the Interstate Coordination Committee comprising Kerala, Tamil Nadu and Karnataka, aimed at addressing human-wildlife conflict through joint actions and intelligence sharing. Now ये जो सर्वे है, इसमें जो एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसमें 3 स्टेट्स हैं. आपको उन तीनों स्टेट्स का नाम याद रखना है. कौन कौन सी होती है 3 स्टेट्स हैं? केरला, तमिलनाडु एंड Karnataka. These are the 3 states. And why this particular particular committee was formed? So basically the main objective behind the formation of this particular committee was to address human wildlife conflict through joint actions and intelligence sharing. So there is a very one popular problem, or there was one very important problem that exists in the southern region. जैसे वहाँ पे क्या होता है ना कि फॉरेस्ट से जो एनिमल्स होते हैं ना वो निकल के बाहर आ जाते हैं. तो उससे क्या होता है, जब वो सिविलियंस के एरिया में आते हैं जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, उस केस में ये होता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट. अब उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, व्हाट आर द स्टिपुलेटेड एक्शंस जो कि हम ले सकते हैं, वो सारे के सारे एक्शंस ये कमिटी बताएगी. ठीक है, अब
and what are the methods that will that this particular committee will opt to to conduct this particular census. तो इसमें बेसिकली दो मेथड अभी हम लोग मेजरली डिस्कस कर रहे हैं. अब वो दो इंपॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है ब्लॉक काउंट सैम्पलिंग और डायरेक्ट काउंट. अब ये क्या है? जो ये पर्टिकुलर मेथड है ब्लॉक काउंट सैम्पलिंग मेथड, इसको फर्स्ट डे यूज किया जाएगा. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं. द एन्यूमरेशन विल कमेंस विद ब्लॉक काउंट सैम्पलिंग और डायरेक्ट काउंट मेथड ऑन द फर्स्ट डे, वेयर फॉरेस्ट डिविजन्स विल बी डिवाइडेड इनटू सैंपल ब्लॉक्स रेंजिंग फ्रॉम 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर. अब ऐसा होगा ना कि जो पूरा फॉरेस्ट डिवीजन होगा, मान लीजिए कि कोई 100 स्क्वायर किलोमीटर का एक फॉरेस्ट डिवीजन है, उसमें क्या किया जाएगा कि 4 to 6 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरियाज को डिवाइड कर दिया जाएगा. फिर उसमें लोग जाकर के मैनुअली वहां पे एलिफेंट्स का काउंट करेंगे. ये हो गया पहला मेथड, ब्लॉक काउंट मेथड, जो यूज किया जाएगा फर्स्ट डे ऑफ द सेंसस. अब हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड पे. सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट डंग काउंट ऑनलाइन ट्रांजेक्ट. ये दूसरा मेथड है. पहला मेथड हो गया आपका ब्लॉक काउंट मेथड, सैम्पलिंग मेथड, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट डंग काउंट मेथड. अब इस मेथड में क्या क्या चीजें होती हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं एक बार. Method will be employed estimating elephant numbers based on the dung density and its distance from transects or straight line up to 2 km covered on foot for data collection. So basically इसमें elephant dung की density से, ये आप लोग देख रहे हैं elephant numbers based on dung density. So basically जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, उस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट डंग काउंट. अब इसमें क्या होता है, जो एलिफेंट का डंग होता है ना, उसकी डेंसिटी से मेजर किया जाता है कि हाँ कितने एलिफेंट्स होंगे, और 2 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन में जाते हैं हम लोग. इस तरीके से दूसरा मेथड होता है. अब in Kerala the elephant population estimation will span approximately 610 sample blocks across Anamudi, Nilambur, Periyar and Wayanad Elephant Reserve, with special attention to areas bordering Tamil Nadu and Karnataka. The assessment will also observe elephant movement towards various water holes, considering the varying degrees of animal concentration in different regions. तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सब लोगों को इजीली समझ में भी आ जाएगी. अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ फॉरेस्ट में भी कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक क्या कहते हैं गुच्छे में हो जाते हैं, जैसे ग्रुप में होते हैं बोलो. तो उसकी वजह से एक मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, वो भी उस ग्रुप में वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि सारे रिसोर्सेज वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहते हैं. अब कौन कौन से रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड फूड. अब मान लीजिए कि अगर किसी एक रीजन में फॉरेस्ट के ये दोनों ही रिसोर्सेज अगर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एलिफेंट या सारे के सारे एनिमल्स वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और आ रहा है इसमें. A preliminary report will be drafted by June 23rd, followed by the submission of the final report to the state government by July 9. So after the completion of this particular survey, the preliminary report will be submitted by June 23. अब जून 23 तक एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा. देन बाय द जुलाई 9 एक फाइनल रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट्स को सबमिट किया जाएगा. उस कंसर्न स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाएगी. इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अभी 3 स्टेट इन्वॉल्व थी, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, जब ये पूरा ये सर्वे हो जाएगा, जो एलिफेंट सेंसस से कंप्लीट हो जाएगा, सो 23 जून को एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी और जुलाई 9 को एक फाइनल रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को प्रेजेंट की जाएगी. अब आप लोग इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए. ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ पे शिफ्ट करेंगे. Last year's estimation block count and dung count methods recorded 1920 and 2386 elephant 2386 elephants. So basically जो last year इन दो methods का यूज किया गया था, तो दो methods का यूज करने के बाद हमें कुछ numbers मिले थे. अब वो नंबर क्या है, जरा उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं. वो नंबर है बेसिकली last year's estimation block count and dung count methods recorded 1920 and 2806
2386 एलिफेंट्स। सो बेसिकली जो हम लोगों ने अभी दो मेथड्स की बात की थी, ब्लॉक काउंट मेथड एंड डंग काउंट मेथड, उस हिसाब से अगर हम लोग देखें सो 2023 में जो सेंसस हुआ था बेसिकली उसमें जो फर्स्ट मेथड था उसके अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर मेथड देयर वर 1920 एलिफेंट्स, और जो सेकेंड मेथड था डंग काउंट मेथड उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो देयर आर अराउंड 2386 elephants in these particular areas. Now अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ में हमें इतनी ही चीज़ें देखनी थी। अब आपको मैं एक बार फिर से बता दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ के एलिफेंट सर्वे कहाँ हो रहा है, कौन सी 3 स्टेट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन से 2 मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और लास्ट ईयर एलिफेंट काउंट कितना था, क्योंकि इस ईयर अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं है। रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट कब आएगी, जुलाई 9 को, और प्रीलिमिनरी रिपोर्ट कब आएगी, जून 23 को। तो इतने फैक्ट्स हैं, आपको ये याद रखना। कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व थी जिन्होंने एक वो कमेटी का फॉर्मेशन किया था, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, कौन सी वो 3 स्टेट थी, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सो आपको ये सारे फैक्ट्स अपने एग्जाम के लिए याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें कोई फैक्ट्स ऐसे एज सच है नहीं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन। So there is a statement from the foreign minister of Pakistan, and that particular statement is trade ties with India was suspended due to heavy duties. Trade ties with India was suspended due to heavy duties. ऐसा कहा है किसने, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने। एंड हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, Ishaq Dar. So Ishaq Dar, who is the foreign minister of Pakistan, had made this particular statement that our trade ties with India has impacted greatly. अब कैसे, देखिए हुआ क्या 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 फैक्ट्स है। Pakistan Foreign Minister Ishaq Dar has said that trade ties between Islamabad and New Delhi have remained suspended since 2019 due to the imposition of heavy duties by India on imports from Pakistan after the Pulwama attack. So after the Pulwama attack, Indian government had increased the import duty. अब इंडियन गवर्नमेंट ने पुलवामा अटैक 2019 के बाद जो इंपोर्ट ड्यूटी थी ना उसको 200% तक बढ़ा दिया था, या 200% तक बढ़ा दिया था। उसके वजह से क्या हुआ था कि जो पूरा ट्रेड था पाकिस्तान के साथ वो इम्पैक्ट करने लगा था। सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि हाँ यही जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना था कि इन्हीं सारे रीजंस की वजह से 2019 से पाकिस्तान के जितने भी ट्रेड्स हैं इंडिया के साथ वो सारे के सारे सस्पेंडेड हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया एक पाकिस्तान का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर था। अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो वॉल्यूम आपको बहुत कम लग सकता है, बट जब आप पाकिस्तान का ओवरऑल ट्रेड देखेंगे ना, तब अगर उसमें आप देखेंगे ना, तब इंडिया का कंट्रीब्यूशन एक सब्सटैंशियल हुआ करता था। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि 2019 पुलवामा अटैक के बाद से इंडिया ने सारे के सारे टाइज जो ट्रेड टाइज थे उनको सस्पेंड कर दिया है। अब पाकिस्तान का एक और मतलब इंपॉर्टेंट चीज आप देख लेते हैं। पाकिस्तान डाउनग्रेडेड इट्स टाइज विद इंडिया आफ्टर द इंडियन पार्लियामेंट सस्पेंडेड आर्टिकल 370 ऑन August 5, 2019, a decision that Islamabad believed undermined the environment for holding talks. So basically Pakistan believes that when Indian government has abrogated article 370 on August 5, 2019, the Pakistan government believes that by taking this particular action, Indian government has, what did Indian government done? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली सारे दरवाजे बंद कर दिए बातचीत के। क्यों, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड on August 5, 2019 there was zero possibility of any formal talk between India and Pakistan. So एक ये वाली चीज़ भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड टाइज क्यों इम्पैक्ट हुए, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 200% तक की इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया था। नाउ Army gets 27,000 AK-203 rifles through joint venture. The Indian Army has started receiving the
The Indian army has started receiving the Russian AK-203 assault rifles after the deal with Russia. So back-to-back delays. So there was a deal between India and Russia that Russian government or Russia will supply AK-203 assault rifles to India. Now this particular project was this particular agreement was signed a long back, but because of certain emergency situations which arise in the state of रशिया. अब रशिया में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी ना जिनकी वजह से रशिया टाइमली इन आर्म्स का जो है ना वो इंडिया को नहीं पहुंचा पा रहा था. सबसे बड़ा रीज़न हम सबको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये जो पर्टिकुलर ये जो कंसाइनमेंट है इंडिया को मिलना था इसमें थोड़ा सा डिले हो गया था. अब इसमें आप लोगों को कुछ और देख लीजिए. Partly due to the war in Ukraine and payment delays, as many as 27,000 rifles have been handed over to the army so far by Indo-Russian joint venture established at Korba in Uttar Pradesh, according to official sources. So this particular joint venture between Indian and Russian army is at कोरबा इन उत्तर प्रदेश. सो आप लोगों को एक प्लेस का नाम याद रखना है, कोरबा उत्तर प्रदेश. अब क्या है, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक आफ्टर इनिशियल डिलेज एंड 27,000 राइफल्स हैव बीन गिवन टू द आर्मी. अनदर 8,000 विल बी हैंडेड ओवर इन द नेक्स्ट 2 weeks. सो एज ऑफ नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड हाउ मेनी 27,000 AK-203 राइफल्स फ्रॉम रशिया. नाउ under an over rupees 5,000 crore contract signed in July 2021, over 6.1 lakh AK-203 assault rifles are to be manufactured in India with technology transfer from Russia by a joint venture, Indo-Russian Rifles Private Limited. So basically this particular agreement was signed in July 2021. This particular agreement has a value of rupees 5,000 crore and Russia is all set to supply 6.1 lakh AK-203 assault rifles to India. These particular rifles, these AK-203 rifles will be manufactured in India by a joint venture. And what is the name of that particular joint venture? The name of the joint venture is Indo-Russian Rifles Private Limited. So through this particular joint venture, Russia will supply AK-203 rifles to India. This particular joint venture is at कोरबा उत्तर प्रदेश. कोरबा उत्तर प्रदेश में वो सेंटर है जहाँ पे सारी गन्स बनाई जाएंगे. रशिया सारा टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा, सारी चीज़ें रशिया सप्लाई करेगा और जो ये सारी गन्स बनेंगी वो इंडिया में बनेंगी. आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. एग्रीमेंट साइन हुआ था जुलाई 2021 में. एग्रीमेंट की वैल्यू थी 5,000 करोड़ रुपीज़ और राइफल का नाम क्या है, AK-203 असॉल्ट राइफल. चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए क्या है कि टोटल 6.1 लाख असॉल्ट राइफल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. अब जॉइंट वेंचर का नाम क्या है? जॉइंट वेंचर का नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, IRRPL. इस जॉइंट वेंचर का नाम था IRRPL. अब एक और चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर जो जॉइंट वेंचर है ये इसका एग्जैक्ट वेन्यू क्या है जहाँ पर ये सारी गन्स बन रही हैं, तो कोरबा उत्तर प्रदेश. आप लोगों को जगह का नाम याद रखना है, कोरबा उत्तर प्रदेश. कोरबा इज बेसिकली KORWA, कोरबा उत्तर प्रदेश. ठीक है. अगेन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें याद रखनी है. प्लीज़ बहुत फोकस होकर के देखिएगा. पहले राइफल का नाम AK-203. कितनी एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? एग्रीमेंट वॉज साइंड इन ईयर 2021 जुलाई. कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ था? इंडिया एंड रशिया. एग्रीमेंट की वैल्यू कितनी है टोटल? 5,000 करोड़ रुपीज़. ठीक है. अब एग्रीमेंट जॉइंट वेंचर कहाँ पे है? कोरबा उत्तर प्रदेश. टोटल कितनी असॉल्ट राइफल्स सप्लाई की जाएंगी? 6.1 लाख. और जॉइंट वेंचर का नाम क्या था? जॉइंट वेंचर का नाम बहुत ज़रूरी है, इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड.
आई हम्बली आस्क एवरीवन कि आप लोग ये फैक्ट्स प्लीज़ याद रखिएगा। इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम से हमारे लिए ये 5-6 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इन सारे 5-6 फैक्ट्स को एक बार एकदम सीरीज़ में देखेंगे और अगली न्यूज़ पे हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, जॉइंट वेंचर का नाम क्या था? जॉइंट वेंचर वॉज नेम्ड एज इंडिया रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पर्टिकुलर जो जॉइंट वेंचर है इसको क्रिएट कब किया गया था? जुलाई 2021 में। कौन सी दो कंट्रीज थी जिनके बीच में पर्टिकुलरली जॉइंट वेंचर साइन हुआ है? इंडिया और रशिया के बीच में। अब इंपॉर्टेंट गन कौन सी थी? गन का नाम क्या था? AK-203। AK-203 टोटल कितनी AK-203 सप्लाई होनी थी? 6.1 लाख। 6.1 लाख। और ये जॉइंट वेंचर कहाँ पे हो रहा है? कोरबा उत्तर प्रदेश। कोरबा उत्तर प्रदेश। इसमें होगा क्या कि जो रशिया है वो बेसिकली क्या सप्लाई करेगा? टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा रशिया, और फिर ये सारी की सारी जो गन्स हैं ये बनाई जाएंगी इंडिया में। ठीक है। Now moving on to the next important headline for the day, and the next important headline is basically profit of organized crimes must be targeted. So basically there are few crimes which are known as organized crimes. अब organized crime के थ्रू, अब ऐसा तो ना, क्राइम में क्या होता है? क्राइम में तो एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, और क्राइम में बेसिकली एक और इन्वॉल्व, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्वॉल्व होती है, फाइनेंसेस। सो बेसिकली जो ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ये सारा प्रॉफिट जो जनरेट होता है, इस प्रॉफिट से करते क्या हैं लोग? बेसिकली अगर किसी फर्म या कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू अगर एजेंसीज को प्रॉफिट हो रहा है, जब जो उसमें पर्टिकुलर इन्वॉल्व है उन सारे ऑर्गेनाइज क्राइम में, वो लोग उस प्रॉफिट का करते क्या हैं? दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू पैसा आता है, बड़े बड़े जो ग्रुप्स होते हैं या जो ऑर्गेनाइज क्राइम करवाने वाले ग्रुप होते हैं, वो लोग ये पैसे का करते क्या हैं? मान लीजिए कि उनके पास ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू कितना $1 बिलियन का अगर उन्हें प्रॉफिट होता है, तो वो उस $1 बिलियन का क्या करेंगे? अब ये कोई कंपनी तो है नहीं कि ये $1 बिलियन इनको मिल गया तो ये लोग अपने एक्सपेंशन में लग जाएंगे। अब ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू ये प्रॉफिट आया है, तो अगर ये प्रॉफिट आया है तो इसको किस चीज़ में यूटिलाइज किया जाएगा? और ज़्यादा क्राइम करने में, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम करने में। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन दैट द प्रॉफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम्स मस्ट बी टारगेटेड। नाउ the heads of the Financial Action Task Force, FATF, first important information, FATF का full form Financial Action Task Force, Interpol and United Nations Office on Drugs and Crime have called for the need to urgently step up efforts to target the huge illicit profits generated by transnational organized crimes that facilitate conflicts, fund terrorism and negatively impact vulnerable population. So basically दो एजेंसीज हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड यूनाइटेड नेशन। सो FATF जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, इसको डील कौन करता है या इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? तो उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई आपके इंटरपोल। सो इंटरपोल और UN के ऑफिसर्स ने बहुत ही बोला है कि एक अर्जेंट नीड है। UN का एक ऑफिस, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UNODC। UN का जो ये पर्टिकुलर ऑफिस है और इंटरपोल का जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है, और स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वैलिड भी है। उसमें उन लोगों ने ये बोला है कि देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू स्टेप अप एफर्ट्स टू टारगेट द ह्यूज इलिसिट प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दैट फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट्स, फंड टेररिज्म एंड निगेटिवली इम्पैक्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। सो बेसिकली क्या होता है, इन सारे पैसों का किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं? अलग अलग कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट करवाने के लिए। जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस पर्टिकुलर ट्रेड से, इनको इलिसिट ट्रेड से पैसा मिलता है, इसका काम क्या होता है? टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। और तीसरा चीज़ क्या, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है, कई बार हम उनको भी टारगेट कहते हैं। कैसे कि मान लीजिए कि कई बार कोई आदमी ऐसा है जिसके पास एकदम पैसे नहीं, हमने उसको एक लालच दे दिया कि तुम कहीं पर जाकर के कुछ अटैक कर दो, वी विल गिव यू $100,000। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं ना। और वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों कई बार जो आदमी होता है जिसको टारगेट किया जाता है वो एक्चुअली एक विक्टिम होता है, उसको पता भी नहीं रहता कि वो जो करने जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो पर्टिकुलर इंसान सिर्फ इसलिए वो काम करता है क्योंकि उसे पैसे की नीड होती है,
उसका कोई सर्टेन हिडन मोटिव और ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज गिवन दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर वल्नरेबल पॉपुलेशन फ्रॉम दीज ग्रुप्स जो इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइज क्राइम करवाते हैं. ठीक है, अब एक the issue was raised at a side event of the 33rd Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna. So आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने. The issue was raised at a side event of the 33rd Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in Vienna. So आप लोगों को याद रखना है कि जो 33rd कॉन्फ्रेंस हुई है इसका वेन्यू क्या था. इसका वेन्यू है वियना. वियना कहाँ पे? ऑस्ट्रिया. ठीक है, याद रखेंगे ऑस्ट्रिया, वियना. A few days ago, heads of 3 international organizations were of the view that disincentivizing criminal activity through targeting illicit profits would also positively impact across all goals of the 2030 Sustainable Development Agenda. Agenda including financial stability, inclusive economic growth and strengthen institutions and governance. So there are basically few sustainable development goals and we have to achieve those targets by the year 2030. So basically उन sustainable development goals में भी जितने गोल हैं मेजरली उनको अचीव करने में उनको अचीव करने में हेल्प हो सकती है अगर जो हम लोग ये लोग इलिसिट प्रॉफिट्स, इलिसिट और ऑर्गेनाइज क्राइम से जो प्रॉफिट्स होते हैं उनका जो यूटिलाइजेशन किया जाता है अलग अलग चीज़ों में, अगर हम उसको कर्ब कर सके, हम उसको प्रिवेंट कर सके तो हम लोग ईजिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव कर सकते हैं. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इलेक्शन 2024. सो मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि इलेक्शंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. सो इसीलिए आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, इसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है. इसमें साफ साफ हेडिंग ही दिया हुआ है इलेक्शंस 2024. वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर पेज बिकॉज दिस पर्टिकुलर page is not important for us as of now because this is about elections and elections have no relevance in our examination. I mean, I have said again and again what kind of questions they will ask about from this particular topic, elections. क्या आपसे वो ये पूछेंगे कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जो अलायंस क्रिएट किया है यूपी में उसमें उन्होंने कितना सीट शेयरिंग किया है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते हैं. जो इसके बीच की अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ कभी भी आएगी, अगर इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट या लीगल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ होगा तो हम लोग उसको जरूर डिस्कस कर लेंगे. बट एज ऑफ नाउ दीज न्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. Women, youth and scheduled caste emerge as important segment this Lok Sabha election. Not important. Now this is something very important. Not very important, but this is important. And what is this? Supreme Court to hear petition against new criminal laws today. So basically there is a petition in the Supreme Court of India. In that particular petition, the petitioner has demanded that these new laws which are coming into effect from 1st July 2024, and what are those 3 laws? Bharatiya Nyaya Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam. These are the 3 new criminal laws which will come into effect from July 1, 2024. So there is a particular petition in the Supreme Court of India which is filed by Advocate Vishal Tiwari. This particular petition is demanding, that enactment of 3 new laws that seeks to overhaul India's penal codes, claiming that they suffer from many defects and discrepancies. So basically this particular petition is filed because of one particular reason. The petitioner believed that there are a lot of discrepancies in the newly formed laws. That's why these particular enactments were challenged in the Supreme Court. So particularly Supreme Court of India will hear this petition today and we will see what's gonna happen. तब तक के लिए वेट कर लेते हैं. इसमें इतना कुछ खास नहीं, बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं उनका इन्फोर्समेंट होगा 1 जुलाई 2024 से. अब उसमें एक पिटिशन गया अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में. उस पिटिशन में बेसिकली ये डिमांड की गई है कि ये जो नए 3 लॉज फ्रेम किए गए हैं इनमें बहुत सारी मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं, इस वजह से अभी इनका इन्फोर्समेंट सही नहीं होगा. ठीक है,
Moving on. Next important headline for the day. Not important. BJP's Bahubali outreach in Uttar Pradesh. No, not important. Now coming on to the editorial part. Now आज का एडिटोरियल थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इसमें एक हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और वो चीज़ क्या है जो हम लोग इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं. अ माइनर गर्ल विक्टिम a minor girl victim suppose scheme that loses its way. On November 30, 2023, the Ministry of Women and Child Development notified the scheme for care and support to victims under Section 4 and 6 of the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012. The objective is to provide integrated support and assistance to minor pregnant girl child victims. So this particular scheme, which was launched on November 30th, 2023, the name of this particular scheme was वात्सल्य scheme. वात्सल्य scheme. अब इसमें एक चीज़ और बोली गई कि scheme for care and support to victims under section 4 and 6 of the POCSO Act 2012. So basically this particular scheme, वात्सल्य scheme, is going to provide it is going to provide support and assistance to victims which fall under section 4 and section 6 of POCSO Act. And what are section 4 and section 6 of POCSO Act? Penetrative sexual assault and aggravated penetrative sexual assault. These are section 4 and 6 of POCSO Act 2012. ठीक है. सो बेसिकली इस स्कीम के बारे में इसमें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. इसको बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज किया गया है, और इस पर्टिकुलर स्कीम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम लोग वो भी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. इस स्कीम का आप लोगों को नाम याद रखना है. स्कीम का नाम था वात्सल्य स्कीम. ठीक है. नाउ while it was only for abandoned or orphaned pregnant girls, initially the scheme has now been expanded to include all pregnant girls victim under the mentioned section of the POCSO Act. So this particular scheme was limited to abandoned or orphaned pregnant girl. ये पहला एक disadvantage था इस particular scheme का. Initially this particular scheme was restricted to orphan and abandoned pregnant girls, but after some time this particular scheme has now been expanded to include all pregnant girl victims, pregnant girl victims under the mentioned section. अब ये mentioned section कौन कौन से हैं? Section 4 and 6 of POCSO Act. ठीक है. Therein lies the rule. Besides some cosmetic inclusion, the scheme has not been redrafted to reflect the new inclusiveness, and many of the commissionate changes were warranted have been left out. The misleading nomenclature, either by oversight or deliberate, result in confusion on two counts. It is important to note that the victims under section 4 and 6 of the POCSO Act could be of any gender. Second, when the scheme is precisely for all pregnant girls victim under 18 years, is it so obfuscate while acknowledging tacitly in introduction that a disproportionate number of these girls are between 13 to 18 years. So basically section 4 and 6 तो पूरा चिल्ड्रंस के लिए ही है. अब जो एक सेक्शन 4 और 6 में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेक्शन 4 और 6 किसी स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं करते हैं. दे आर जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन. सेक्शन 4 and 6 ऑफ POCSO Act आर जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस. Second, when the scheme is precisely for all pregnant girls victim under 18 years, it is so obfuscate while acknowledging tacitly in its introduction that a disproportionate number of these girls are between 13 to 18 years of. अब आप लोगों को इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि बेसिकली जो स्कीम है ये 18 ईयर्स के नीचे के जितने भी गर्ल विक्टिम्स होती हैं उनके लिए होता है. बट जो ज़्यादातर जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं, विक्टिम जो ये गर्ल विक्टिम्स होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, ये 13 से 18 ईयर्स के बीच में होती हैं. ठीक है. इन मैनी ऑफ दिस केसेस गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट. द एम्पेरिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट द एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी इज अ स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन विच adolescent experience and explore sexual feelings, which would then put the onus on government to be proactive and provide sexual and reproductive health information and services to youth rather than being reactive.
The law has not, certainly as indicated by sociological, medical and judicial data, proven to be very effective, largely because many of these cases involving pregnant girls arise out of marriage and explorative sexual activity among young individual or among young people. So the law has not, certainly as indicated by sociological, medical and judicial data, proven to be very effective, largely because many of these cases involving pregnant girl arise out of a marriage and explorative sexual activity among young people. अब बहुत सारी जो प्रेगनेंसीज होती हैं ऐसी जो ये अंडर 18 की होती हैं वो बहुत सारी प्रेगनेंसीज रिपोर्ट भी नहीं हो पाती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, अब मान लीजिए कि कोई एक गर्ल चाइल्ड है, शी 17 ईयर्स ओल्ड और उसकी शादी हो गई है, शी 16 ईयर्स ओल्ड, उसकी शादी हो गई है, नाउ शी बिकम्स प्रेग्नेंट, तो वो तो चीज़ हमारे लाइमलाइट में कभी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि लोग उस पुलिस के पास लेकर के क्यों ही जाएंगे उसको, ठीक है। सो बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। Every minor pregnant girl child victim, the only definite category are now those who continue by choice or default with their pregnancy, and those who are not permitted by the court to undergo a medical termination of pregnancy. सो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि एक हमारा डेडिकेटेड एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसमें अलाउ नहीं किया जाता है या उसमें परमिट नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलती है। इस वजह से उन विक्टिम्स को कई बार ऐसा भी करना पड़ता है कि वो जो उनको अपने पेट में जो चाइल्ड होता है, वूम में अपने चाइल्ड होता है, उसको रखना पड़ता है। So also with the girl who may have attained 18 years subsequent to the case being reported and the pregnancy confirmed, or if her personal circumstances changes in the course of time, which may be up to 23 years of age, and till when benefits of mission Vatsalya can be accorded. So basically जो वात्सल्य मिशन है इसमें 23 years तक, अगर मान लीजिए विक्टिम जब तक 23 इयर्स तक की नहीं हो जाएगी तब तक उसको हर तरीके, मतलब उसको तब तक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। तो ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि वात्सल्य स्कीम के अंदर में हम लोग बेसिकली जो विक्टिम को रिलीफ प्रोवाइड की जाती है वो जब तक 23 इयर्स तक की नहीं हो जाती है तब तक हम उसको ये रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। फॉर इंस्टेंस it is wrongly stated that section 27 of POCSO Act 2012, which actually refers to the medical examination of a child, is to be taken into account to decide on the placement of the minor pregnant girl in institutional or non-institutional care. It also erroneously implies that Child Welfare Commission can consent for the sexual assault medical examination of any child below 12 years of age, whether or not her parents guardian are present. So basically ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि ऐसा है कि एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कंसेंट दे सकती है सेक्सुअल असॉल्ट मेडिकल एग्जामिनेशन का अगर विक्टिम की एज 12 ईयर से कम है, फिर चाहे उसके पेरेंट्स और गार्जियन वहाँ पे प्रेजेंट हों या ना हो। फॉर इंस्टेंस इट इज रॉन्गली स्टेटेड दैट सेक्शन 27 ऑफ पॉक्सो एक्ट, तो ये ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने देख ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्दर इट इज मेंशन दैट इन केस ऑफ एन एमटीपी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑन एडवाइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर DCMO या बेसिकली CMO shall be ordered for an MTP to a government facility or registered medical practitioner when every minute matters in these situations. This delaying stipulation is redundant and superfluous and is not in consonance with the MTP Act. It is also puzzling that the reference to MTP is reduced to 2 sentences that have been inserted at random in the 21-page document. Surely keeping in mind the circumstance within which the pregnancy has occurred, conversations on the choices of discontinuing it or not must be facilitated at the outset. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रेगनेंसी हुए किन सर्कमस्टांसेस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हमें टर्मिनेशन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। अब मान लीजिए कि अगर कोई लड़की गर्ल एक विक्टिम है जो 17 ईयर्स की, उसका रेप हुआ, अगर वो सब्सिक्वेंटली प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस केस में टर्मिनेशन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। और अगर कोई लड़की जो 16 साल की है, अंडर एज थी, उसकी शादी हो गई और वो 17 की एज में प्रेग्नेंट हो गई, उस केस में हमें इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, इसीलिए हमें इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस को बहुत ही ईजिली और अच्छे से हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस है ना वो डिफरेंट है। एक में अंडर एज, दोनों में ही जो विक्टिम है वो अंडर एज है, बट एक केस में उसका रेप हुआ है और एक केस शादी जब होने के बाद उसको बच्चा हुआ है या प्रेग्नेंट वो हुई है। तो ये चीज़ भी हम लोग को टर्मिनेशन के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी है वो हुई कैसे है। ठीक है, victims under the POCSO Act, including those who are pregnant, do not automatically qualify as children in need of care and protection. Benefits can be extended to them without categorizing them as CNCP if the family or guardian is able to provide necessary care and
protection. However, as indicated in the scheme, to avail its benefits, all girls will need to be considered at CNCP. This is a contrary to Rule 44 of POCSO rules and Section 2 Clause 14 of JJ Act 2015, and will entail this unnecessary production before the CWC and the observance of all other attendant procedures under this legislation. So ये बहुत ही एक important point है. Victims under the POCSO Act, including those who are pregnant, do not automatically qualify as children in need of care and protection. So basically जो पॉक्सो एक्ट के अंडर में जो विक्टिम्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट होते हैं, वो लोग ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन में नहीं शामिल हो जाते हैं, CNCP. ठीक है, ये लोग डायरेक्टली CNCP में इंक्लूड नहीं हो जाते हैं. और जो वात्सल्य स्कीम है, ये इन्हीं लोगों के लिए. ठीक है, अब ये सारी बेनिफिट्स जो हैं, ये सिर्फ CNCP यानी कि चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको ये वात्सल्य स्कीम के अंडर सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. ठीक है, बट अगर कोई फैमिली, बेनिफिट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू देम विदाउट कैटेगराइजिंग. Benefits can be extended to them without categorizing them as CNCP if the family or guardian is able to provide necessary care and protection. So one important point, the benefits which are given under Vatsalya scheme is these particular benefits are given to the children in need of care and protection, CNCP. अगर आप कोई इंसान जो अगर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के कैटेगरी में फॉल करता होगा, तभी उसको वात्सल्य स्कीम के अंडर बेनिफिट मिलेंगे. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया. वो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू देम विदाउट कैटेगराइजिंग देम एज CNCP if the family or guardian is able to provide necessary care and protection. If the family is able to provide necessary care and protection, then that particular child will be categorized or will be treated as CNCP and she will get all the benefits under the Vatsalya scheme. अब हम लोगों को इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेना है कि हम लोग उतनी देर से वात्सल्य स्कीम के अंडर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, बट वात्सल्य स्कीम में जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स हैं क्या क्या. सो बेसिकली उन बेनिफिट्स की तरफ हम लोग एक बार देख लेते हैं. Every reported case booked under the POCSO Act 2012 of Every reported case booked under the POCSO Act 2012 of a pregnant girl under 18 years would be given an initial payment of rupees 6,000 and a monthly payment of rupees 4,000 as stipulated in the Mission Vatsalya up to the age of 21 years with possible extension of up to 23 years. So this particular scheme provides, Mission Vatsalya provides benefit of rupees 6,000, benefits of rupees 6,000, initial benefit of rupees 6,000, then subsequently 4,000 rupees per month. These particular benefits will be provided up till the age of 21, but can be extended till 23 years of age. With the prevailing mandatory reporting provision in POCSO Act 2012 pointing out to an exponential increase of cases being reported by health authorities at the time of delivery or pregnancy related hospital visits, a thorough analysis of health data and police data needs to be undertaken to plan, budget and provide for the scheme. So basically what is this important article is saying कि बहुत सारे जो ये प्रेगनेंसीज होती हैं वो तब पता चल पाती हैं जब जो विक्टिम होती है वो हॉस्पिटल विजिट करती है डिलीवरी के टाइम पे या किसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तब पता चल पाता है. सो बेसिकली जो ऑथर है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली ऑथर इज ट्राइंग टू से इज दैट वी नीड टू कलेक्ट all the data, we need to collect the data from the hospitals, we need to collect the data from the police station, then we have to frame a comprehensive and elaborative scheme. Why? Because so that we can provide benefits to the maximum numbers, we can provide benefit to maximum numbers. That's why we need to we need to have a comprehensive data set, and this data should be taken from the hospital and police stations. बिकॉज कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर 17 ईयर्स की एक विक्टिम है वो प्रेग्नेंट हो गई, बट अगर मान लीजिए कि उसको जब तक उसकी ये जो जब तक उसने मतलब बेबी को डिलीवर नहीं कर दिया तब तक उसे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुई नहीं, उसे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी.
बट क्या वो इस केस में विक्टिम नहीं होगी? विक्टिम तो वो इस केस में भी होगी, बट चीज़ बस इसको ये डिफरेंट बना दे रही है कि उसका जो विक्टिम को सारे बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है कि इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट कर पाएं और इसे इन्फोर्स करा पाएं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो बेसिकली ये जो हम लोग न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, मतलब एक छोटा सा एक आर्टिकल है, हम लोग इसको थोड़ा सा ना रनिंग वे में कवर करेंगे क्योंकि एडिटोरियल को डिस्कस करना ज़रूरी है। बट हाँ, इस एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस क्या है वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली अभी हम सब लोगों ने पढ़ा होगा कि मुंबई में एक वो थी, क्या बोलते हैं, बिल बोर्ड था जो गिर गया था, जिसको होर्डिंग आप लोग बोलते हैं। वो बिल बोर्ड वो था ना, वो विदाउट उसको बीएमसी से, यानी कि जो बृहन मुंबई कॉरपोरेशन है उससे, बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उससे परमिशन नहीं ली थी और ये इलीगल होल्डिंग थी। इसके गिर जाने की वजह से क्या हुआ कि 16 लोगों की जान चली गई, 16 लोगों की इसमें जान चली गई है, 16 लोगों की इसमें मौत हो गई है। तो अब बेसिकली इसमें जो पूरा सारी चीज़ें डील की जा रही हैं उसमें वो यही चीज़ें डील की जा रही हैं कि ये सारी जो होर्डिंग्स वगैरह लगाई जाती हैं, इसमें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है उनका ये प्रॉपर डेलिब्रेशन क्यों नहीं होता और उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन क्यों नहीं होता है। बिकॉज ये होल्डिंग अगर गिरी नहीं होती, अगर या बिल बोर्ड मान लीजिए गिरा नहीं होता, इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि ये जो बिल बोर्ड लगा हुआ था ये लीगल था। ये बिल बोर्ड तो तब भी लीगल था ना। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि हम लोग क्यों वेट कर रहे थे बिल बोर्ड गिरने का। बिल बोर्ड गिरने के पहले बृहन मुंबई कॉरपोरेशन को ये चीज़ नहीं दिख रही थी क्या कि ये बिल बोर्ड इलीगल है। बट वही चीज़ है कि हम लोग हमेशा वेट करते रहते हैं, जब कोई बड़ी ट्रेजेडी होगी तब हम प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये सारी चीज़ें उन्हीं चीज़ों को डील कर रहा है। अब उसमें अलग अलग एग्जाम्पल बताए गए। इन द केस ऑफ द मुंबई इंसिडेंट द होर्डिंग वॉज 9 times द परमिसिबल साइज वॉज अलाउड टू रिमेन अंटिल इट कोलैप्स, इंडिकेट्स अ लैक ऑफ ओवरसाइट ऑन द पार्ट ऑफ द बीएमसी। सो दिस पर्टिकुलर बिल बोर्ड विच कोलैप्स्ड इन मुंबई was 9 times the sizer, was 9 times bigger than the size which was allowed by the BMC. So basically ये जो पर्टिकुलर बिल बोर्ड लगा था इसका साइज 9 टाइम्स बड़ा था, जितना परमिसिबल या जितने भी परमिशन मिली होती है उससे 9 गुना बड़ा था। सो बेसिकली बीएमसी ने कभी इंस्पेक्शन जा करके नहीं किया होगा कि हाँ हमने जिसको परमिशन दी वो 1 स्क्वायर फीट की दी और इसने बना के रखा है 9 स्क्वायर फीट में। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बस एक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर बिल बोर्ड वॉज 9 times बिगर देन द परमिसिबल साइज। तो बीएमसी कभी इंस्पेक्शन करने वहाँ पे नहीं पहुंची। अब ये सारी जो केयरलेसनेस होती है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज कौन झेलता है? इनके कॉन्सिक्वेंसेज झेले किसने? बीएमसी के इस मतलब जो बीएमसी का बेसिकली जो ये लापरवाही है, इस लापरवाही का कॉन्सिक्वेंसेज किसने झेला? इस लापरवाही का कॉन्सिक्वेंसेज झेला उन 16 लोगों ने जिनकी जान चली गई। सो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इसी तरीके की सारी बातें की गई हैं कि कैसे हम लोग या कैसे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनकी जो लैक ऑफ अवेयरनेस या लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं।
और सिर्फ मुंबई में नहीं, हैदराबाद वगैरह में भी ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए थे, बट ये पहली बार एक ऐसा केस हुआ है कि जिसमें 16 लोगों की जान चली गई। दैट्स वाई इसको इतना ज़्यादा कवरेज दिया जा रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि जितनी भी इस पर्टिकुलर केस के बाद जितनी भी सारी ये बिल बोर्ड्स वगैरह होंगे इलीगल, वो हट गए होंगे। अभी भी बहुत सारे बिल बोर्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। मैं दिल्ली में इस समय मैं दिल्ली में देखता हूँ कि बहुत सारे जो इलीगल की, मतलब उनका साइज़ देख के आपको लगेगा कि इतना बड़ा बिल बोर्ड अगर नीचे गिर जाए तो ट्रक वगैरह भी हो तो वो ख़त्म हो जाए। सो बेसिकली हमें यही सारी चीज़ें कंसिडर करनी है, और इसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये बिल बोर्ड्स वगैरह, ये सब स्मॉल लेवल पे जो एंटिटीज़ होती हैं वो रेगुलेट करती हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑल। तो ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट नहीं होते, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सो बेसिकली ये जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो छोटे मतलब जो ये रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन्हें बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना चाहिए और स्क्रूटनाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने परमिशन लिया 10 स्क्वायर फीट की और हमने चीज़ बना दी 90 स्क्वायर फीट की, और परमिशन देने वाले कभी ये देखने ही नहीं गया, परमिशन देने वाला कभी ये इंस्पेक्ट करने ही नहीं गया कि मैंने तो परमिशन 10 स्क्वायर फीट की दी थी, आपने 90 स्क्वायर फीट की क्यों बना दी। और जो अथॉरिटी थी वो देखने कब गई, जो वो 90 स्क्वायर फीट की चीज़ ज़मीन में गिर गई, तब जा करके वो देख। ऐसी सारी कुछ इम्पोर्टेंट। अब एक टॉकिंग पीस, अब रशिया यूक्रेन स्विट्ज़रलैंड में एक पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उस पीस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्या होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में चीज़ें कैसे स्टेबलाइज की जाए, इस चीज़ की बात होने वाली है। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर पीस कॉन्फ्रेंस में इंडिया का क्या रोल रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया रशिया का बहुत अच्छा अलाय है, इस वजह से इंडिया पे भी थोड़ा सा अनसेट प्रेशर है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। बट हाँ, मूविंग ऑन। Understanding the BJP's 2024 ticket distribution strategy not important. Share of so basically this particular number is very important. Britain will spend $12.70 billion compensating thousands of people who were treated with blood contaminated with HIV or hepatitis C in the 1917 and 80s. So basically, the government of UK is going to spend $12.70 billion. This particular amount will be distributed to the victims who have got this wrong or contaminated blood in the between 1970s and 1980s. बेसिकली क्या हुआ था 1970s और 80s के टाइम पे ब्रिटेन में हज़ारों लोगों को कंटामिनेटेड ब्लड से ट्रीट कर दिया गया था। ये कंटामिनेटेड ब्लड बेसिकली किससे कैसा था? HIV और हेपेटाइटिस C से। सो बेसिकली ये जितने भी विक्टिम्स थे जिनको ट्रीट किया गया था 1970 से 80s के बीच में, इनको अब कॉम्पनसेशन मिलेगा, और इस कॉम्पनसेशन को देने के लिए UK $12.70 बिलियन खर्चा करेगा, ठीक है। Today is World Bee Day. So May 20 we celebrate May 20 as World Bee Day. Understanding fixed income funds or portfolio. अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और, एलॉन मस्क अभी इंडोनेशिया के विजिट पे थे और उन्होंने वहाँ पर भी स्टारलिंक इंटरनेट फैसिलिटी जो होती है उसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इजरायली स्ट्राइक ऑन गाजा रेफ्यूजी कैंप किल्स 31 वुंड्स 20 नॉट इम्पॉर्टेंट। न्यू ग्राफ्ट एलिगेशंस अगेंस्ट इमरान खान नॉट इम्पॉर्टेंट। यूक्रेन रशिया माउंट ड्रोन अटैक्स 4 किल्ड इन स्ट्राइक ऑन खार्किव आउटस्कर्ट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। बस इसमें एक चीज़ में आप लोग को बस एक इतना चीज़ देखना है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे रिफ्यूजीज़ बेसिकली गए शरण वगैरह लेने के लिए, और वो लोग अपने कंट्री के आउटस्कर्ट्स पे 8-10 साल से वहीं पे रुके हुए हैं, डेजर्ट्स में रुके हुए हैं, और उनका पूछताछ या उनके हाल चाल लेने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग उसमें और उतना कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। हाँ, स्पोर्ट्स सेक्शन से बस रिलेटेड हमें एक न्यूज़ कवर करनी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को ना इन दोनों लोगों का नाम याद रखना है। नो मैटर वॉट, आप कितना भी कोशिश करें कि आप भूलें, बट आपको ये नाम भूलने नहीं है। अब वो नाम दो कौन कौन से हैं? सात्विक चिराग साई रेड्डी एंड सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। सो रेड्डी एंड शेट्टी
सात्विक एंड चिराग. सो सात्विक एंड चिराग शेट्टी. सो बेसिकली सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी ने अभी इंडोनेशिया ओपन जीता है और इन्होंने हराया किसे, चाइना के चेन एंड लियू को. चाइनाज चेन एंड लियू वर डिफीटेड बाय सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी एंड आफ्टर डिफीटिंग चाइनाज चेन एंड लियू दे हैव वन इन थाईलैंड ओपन. और अब ये लोग ओलंपिक्स भी जाएंगे. सो आप लोगों को इनका नाम बहुत याद रखना है क्योंकि 2023 से इन्होंने जिस भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर के ही आए हैं. स्पोर्ट्स सेक्शन में भी सिर्फ यही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. आज के न्यूज़पेपर में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं. ठीक है, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू ऑफ 20th May. अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना इस न्यूज़ एनालिसिस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा. अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है, अगर कुछ भी चीज़ आपको लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा. ठीक है, और बाकी हम लोग यहीं आंसर करने के लिए, अगर कोई ऐसा क्वेरी डाउट होगा तो हम लोग उसको कल देख लेंगे एक बार. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.